हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड के बारे में आपको पहले से पता होगा कि सॉलिड में जो है शेप एंड साइज जो रहता है वो डेफिनिट होता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल जो उनकी जो लोकेशन होती है वो वहीं पर फिक्स होते हैं। दैट मीन्स मूवमेंट नहीं करते। अब हम बात करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्ट्रेंथ, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। 10 to 15 16 प्रॉपर्टीज़ होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ डिफॉर्मेशन टाइप की फेल्योर प्रॉपर्टीज़ होती है और कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि हम किसी भी मटेरियल में इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर की बात करेंगे। किसी भी मशीन में कोई भी सॉलिड बॉडी अगर यूज़ हो रही है, सॉलिड एलिमेंट्स अगर यूज़ हो रहे हैं, तो वो क्या फेल हो जाएंगे, किस लोड पर सेफ रहेंगे, इसकी स्टडी करना है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेंथ, सेकेंड हार्डनेस, थर्ड मोलेबिलिटी, फोर्थ टफनेस, फिफ्थ रिजिडनेस, सिक्स फटीग, सेवन्थ क्रीप, रेजिलियंस, ठीक है। इस टाइप से और भी बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे स्ट्रेंथ की बात हम करेंगे तो स्ट्रेंथ इज़ अ कैपेसिटी ऑफ बियरिंग लोड, मतलब किसी भी मटेरियल की लोड बियर करने की कैपेसिटी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सभी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये हैं लोड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लोड पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि लोड के साथ इनकी बात होगी, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल जो वर्ड है उस पर मैकेनिक्स लगा हुआ है और मैकेनिक्स का मतलब होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉलिड पे लोड कितना लगेगा, किस लोड पे वो डिफॉर्म हो जाएगा और किस लोड पे सेफ रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। आपके पास कोई रबर है, जब रबर जो है अगर उस पर कोई लोड नहीं लग रहा है रबर पे, तो उसकी जो पोजीशन रहेगी, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपने ही पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे भी ही आप उस पर लोड लगाते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस रबर पीच पे जैसे ही पुल कर दिया, ऐसे पुल कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड में फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो रबर क्या हो जाएगा, उस टाइम बाद स्ट्रेच हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रबर हमको कहाँ पर मिलेगा, अब इसका एंड पोजीशन ये सेकंड एंड है और ये फर्स्ट एंड है, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को पुल कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन लोड लगाने के बाद हम इस लोड को जैसे ही रिमूव करते हैं, रबर जो है इसी शेप में वापस आ जाता है। मतलब लोड लगाने पे क्या हो रहा है, लोड लगाने में क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन, ठीक है। एंड लोड रिमूव करने में क्या हो जाएगा, रिमूव लोड, लोड हटाने में क्या हो जाएगा, इट रिगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये क्या करेगा, रिगेन कर लेगा, रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है। जिस शेप का होगा उसी शेप में वो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इसी बिहेवियर को बोलते हैं किसी मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी भी एलिमेंट हो, किसी मशीन एलिमेंट में आप थोड़ा सा लोड लगाते हैं, हल्का सा डिफॉर्म होता है, जैसे ही आप लोड रिमूव कर देते हैं वो बॉडी क्या होती है, वापस उसी शेप एंड साइज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो ये होता क्यों है, क्योंकि देखो रबर जो है, रबर जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। रबर जो है उस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच में या आप बोल सकते हैं एटम्स, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा जिसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, या एटम की बात अगर हम करें तो एटम्स के बीच में क्या होगा, फोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है। जैसे ही हम इसमें लोड लगाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है ये क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस में चले जाएंगे, ठीक है। हमने डिफॉर्म कर दिया, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोड रिमूव करेंगे, ये जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण ये क्या करेंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे। डिफॉर्मेशन फोर्स की वैल्यू से इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अपनी पोजीशन में वापस
आ जाएंगे, ठीक है। इसी बिहेवियर को हम बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रबर पे ही इलास्टिक बिहेवियर हो, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जैसे कि स्टील हो, ठीक है, या आयरन की जो रॉड है, सिंपल रॉड, आप उसको थोड़ा सा, जैसे इस टाइप की कोई रॉड है, ठीक है, यहाँ से वन एंड से फिक्स है या जो भी है, फिक्स नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन एंड से आप उसको फिक्स कर सकते हैं पकड़ के, और जैसे ही उसको आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो रॉड कहाँ चली जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, फाइव डिफॉर्मेशन हो सकता है यहाँ से, ये स्ट्रेस, ठीक है। सो अब जैसे ही उसको हटा रहे हैं आप इधर हल्का सा, ठीक है, मोड़ रहे हैं उसको, ठीक है, उसकी शेप से चेंज कर रहे हैं, और वापस ला के जब उसको वैसे ही छोड़ देंगे, लोड लगाने के बाद छोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे लोड, तो ये रॉड क्या होगी, अपनी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब मैंने आपको इलास्टिक बिहेवियर बता दिया, तो यहीं पर मैं आपको प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने किसी रॉड को और भी ज़्यादा मोड़ दिया, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, हर मटेरियल पे अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है यहाँ पर। आप जैसे प्लास्टिक हो, ग्लास हो, कोई भी मटेरियल को जब आप क्या कर देते हैं, ज़्यादा लोड लगाने पे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता, मतलब आपके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस फोर्स, देन मटेरियल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। सो ऐसी बिहेवियर को हम बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ठीक है। सो इलास्टिक लिमिट से अगर लोड की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे तो मटेरियल जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर में चला जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस की बात जब हम करेंगे, स्ट्रेस, ठीक है। सो स्ट्रेस जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी सिलेबस में जो है ये ज़्यादातर ब्रीफ में दिया नहीं है, ठीक है, जब आप आगे क्लास में हो सकता है कि हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। सो स्ट्रेस होता क्या है आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जब किसी बॉडी में हम क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, एल लेंथ की ये बॉडी है, इस बॉडी में एग्जांपल के लिए हम पुल फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। सो टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगी, ये बॉडी जैसे कि लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। या अभी हम क्या कर रहे हैं, पुल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से पी फोर्स जो है ये लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे लोड लगाने से क्या होंगे, डिस्टेंस में चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स जो है लोड लगाने पे अपनी पोजीशन को रिमूव करने या फिर आप बोल सकते हैं कि पोजीशन से हटने का अपोज करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी पोजीशन पे ही रहे, ठीक है, मतलब डिफॉर्मेशन नहीं चाहते हो, क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अपनी पोजीशन में रहना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करें किसी वॉल को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं, सो पुल करने के बाद देखेंगे वॉल जो है अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिए, ठीक है, ये हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स हम बोलेंगे इसको अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स लगाने में क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, ये एटम्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे, मतलब इस अप्लाइड फोर्स लगने से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स इस कारण से क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे बने रहना चाहेंगे, ठीक है, ये इस साइड नहीं आएंगे। तो इस रेजिस्टेंस फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, ठीक है। सभी मॉलिक्यूल्स या सभी एटम्स क्या क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी। और यही रेजिस्टेंस फोर्स यदि यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। सो आपके पास डाउट ये हो सकता है कि डायरेक्ट फोर्स को आप यहाँ पर ले लेते हैं कभी कभी स्ट्रेस को डिफाइन करते समय। सो स्ट्रेस को हम डायरेक्ट फोर्स से डिफाइन नहीं करते, स्ट्रेस जो होता है वो रेजिस्टेंस फोर्स होता है यूनिट एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, रजिस्ट करती है डिफॉर्म होने के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फोर्स की जो वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अप्लाइड फोर्स जो हम लगाते हैं, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस फोर्स की बात करेंगे, रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है।
अगर रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में तो मटेरियल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, या फिर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू जो होती है कम होगी तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जो मटेरियल अच्छे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे स्टील हो गया, ठीक है, किसी प्रकार का स्टील हो गया, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें लोअर रेजिस्टेंस मटेरियल की, ठीक है, सॉलिड की, जैसे कि वुड हो गया, प्लाईवुड हो गया, इस टाइप के जो मटेरियल हैं, ग्लास हैं, ये जल्दी क्या हो जाते हैं, इनमें रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए लोड लगाने में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। सो स्ट्रेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेन की, ठीक है। सो स्ट्रेन जो है ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड टाइप जो है वो है शियर स्ट्रेन, एंड लास्ट टाइप जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वन बाय वन हम देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो हम बात करेंगे स्ट्रेन की। जनरली स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ इन अ व्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें हम, तो स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो होता है। दैट मीन्स डिफॉर्मेशन इन अ यूनिट लेंथ। अगर आप अदर वे में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। सो एजम्पशन कर रहे हैं कि जो इनिशियल कंडीशन में इसकी जो लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की एल लेंथ है, जैसे ही आप इस पर पुल लोड लगाते हैं पी लोड, इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल लेंथ जो है वो बढ़ गई है पहले कंपैरिजन में, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। सो स्ट्रेन यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि अलोंग द लेंथ या अलोंग द एक्सिस, ठीक है। मतलब ये है कि जिस एक्सिस के अलोंग लोड लग रहा है डिफॉर्मेशन उसी के अलोंग, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। क्योंकि लेटरल भी हो सकता है। लेटरल का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके 90 डिग्री पे डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लोड और डिफॉर्मेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम है। सो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यहाँ पर अलोंग द लेंथ, डिफॉर्मेशन विल बी अलोंग द लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन इन अ यूनिट लेंथ। सो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है, फाइनल लेंथ आफ्टर द पुलिंग फोर्स, फाइनल लेंथ कितनी है एल प्लस डेल्टा एल, एंड इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एल। सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल minus initial length. So change in length will be delta L. So according to the definition of longitudinal strain is equal to change in length upon original length. So वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेन की, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू क्या है एल है। सो ये फॉर्मूला है स्ट्रेन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है क्या। सो लेंथ की यूनिट और लेंथ की यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, मीटर से मीटर अगर ऐसा ही बात करें। सो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। अगर इसका हम डायमेंशन एनालिसिस करें, डायमेंशनल फार्मूला अगर डेराइव करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा m0 l0 p0, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती यूनिट, चेंज इन लेंथ भी लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ है। सो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आ रही है। सो मैंने आपको स्ट्रेस की यूनिट नहीं बताया, ठीक है। सो स्ट्रेस की यूनिट यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रेस की जो यूनिट है क्या हो जाएगी, स्ट्रेस की यूनिट रेजिस्टेंस फोर्स की यूनिट अपॉन एरिया की यूनिट। तो रेजिस्टेंस फोर्स की यूनिट की क्या हो जाएगी, न्यूटन। जो फोर्स, देखो फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो भी एक टाइप का फोर्स है, तो सेम यूनिट रहेगी। यहाँ पर लोड हो, फोर्स मतलब डायरेक्ट लोड हो या अप्लाइड फोर्स हो या रेजिस्टेंस फोर्स हो, ये सभी क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, या थ्रस्ट हो, इन सब की यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। एरिया की यूनिट हो जाएगी ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम 1 पास्कल, 1 PA, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट प्रेशर की होती है वही स्ट्रेस की यूनिट होती है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड टाइप का स्ट्रेन देखेंगे, वो है
शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन यहाँ पर क्यों वर्ड यूज़ करते हैं, बात आती है। सेकेंड टाइप का जो स्ट्रेन होता है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई बॉडी है, यहाँ पर कोई रॉड है, ठीक है। रॉड का जो एक्सिस है ये यहाँ से वन एंड फिक्स है, यह है इसका एक्सिस, रॉड इस डायरेक्शन में है। अब इस यहाँ पर हम इसमें एक फोर्स लगाते हैं जो कि एक्सिस जो है रॉड की या फिर कोई भी बार है उससे 90 डिग्री में जब इसको मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये जो रॉड है यहाँ से फोर्स लगा है तो ये रॉड क्या हो जाएगी, एंगुलर डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब ये रॉड का जो पार्ट है कहाँ चला जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप से। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर के बीच में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये है डिफॉर्मेशन फाई। और यहाँ जो ये जो लेंथ यहाँ पर हुई है इसको डेल्टा एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और लेट कर रहे हैं कि एल जो है ये रॉड की लेंथ है। तो शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ एक एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। सो टेन फाई इज इक्वल टू नॉर्मल और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो डेल्टा एक्स बाय एल व्हेन टेन फाई इज लेस देन, ठीक है, लेस देन मतलब टेन फाई की जो वैल्यू अगर बहुत ही कम हो देन वी कैन राइट फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। सो यू कैन टेक थीटा इन प्लेस ऑफ फाई। आप चाहें तो फाई से भी डिनोट कर सकते हैं शियर स्ट्रेंथ को, या थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो शियर स्ट्रेन इज अ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ यूनिट लेंथ। ओके, सो शियर स्ट्रेन को आप बोल सकते हैं कि ये जो है एंगुलर डिफॉर्मेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई सॉलिड जो है, कोई भी सॉलिड बॉडी वो लीनियर डिफॉर्मेशन हो, उसका लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन हो, उसका एंगुलर डिफॉर्मेशन भी होता है। इसके बाद हम थर्ड टाइप जो स्ट्रेन की बात करेंगे वो देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, या बोल सकते हैं उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था रबर का, रबर को आप कंप्रेस जैसे ही करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आप उसको पुल करेंगे, टेंसाइल फोर्स उस पर लगाएंगे तो रबर की जो लेंथ भी है और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है उसी प्रकार से लास्ट जो टाइप है हमारा वो है वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूम स्ट्रेन। सो कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कुछ टाइम बाद इसमें जैसे हमने फोर्स क्रिएट कर दिए, सो इनिशियल वॉल्यूम इसका v है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोड लगा रहे हैं तो लोड लगाने के बाद क्या हुआ, इसमें डिफॉर्मेशन हो गया और इसका जो वॉल्यूम है क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v और डेल v। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब डिफॉर्मेशन के बाद का जो वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करके हम निकाल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सो v से भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v, EV इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v। सो ये जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला है, यहाँ से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। और E का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ से है और V का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है। सो EV, then we can say that volumetric strain is denoted by EV. So deformation of volume in a unit volume is called as volumetric strain। आप इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूम स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। डिफरेंट टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इस क्लास का जो लास्ट टाइटल है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की बात करेंगे। सो पहले मैंने आपको बता दिया है इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देन हुक्स लॉ आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने अभी तक स्ट्रेस भी देख लिया, स्ट्रेन भी देख लिया। सो हुक्स लॉ आपको मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन इलास्टिक लिमिट, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए। इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, इलास्टिक लिमिट में क्या होगा, स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब क्या हुआ
कि जिस प्रकार से स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो स्ट्रेन भी इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेस की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो रही है तो स्ट्रेन की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, सो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है उसको रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, जैसे ई लिखते हैं, ई एप्सिलॉन, वेयर ई इज़ अ कांस्टेंट, ई इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, ई को इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में ज़्यादा यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब इसका बनेगा तो मॉड्यूलस या मॉड्यूआई जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इन सभी पर एक नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जब बनेगा तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी हम हुक्स लॉ की बात कर रहे हैं। सो हुक्स लॉ इज जनरली इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। सो सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा स्ट्रेस है और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, स्ट्रेन है। तो आपको स्ट्रेस की यूनिट मालूम होगी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। सो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट कंटेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।